बगैर सीबीआई जांच के इसमें कोई खुलासा नहीं होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम ग्रीन्स सोसाइटी के बाहर, और इस सोसाइटी में इसलिए मौजूद हूं क्योंकि गोवा पुलिस किसी भी वक्त दोपहर के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां पर आ सकती है। मैं अपने कैमरा पर्सन नसीब को बोलूंगी, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नसीब, आप आगे आइए क्योंकि ये यहां पर केंद्र बिंदु है। यहां पर फ्लैट नंबर 901 टावर नंबर 4, वो हम आपको टावर दिखा रहे हैं जहां पर सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के साथ यहां पर आया करती थी। जानकारी ये दे दूं क्योंकि यहीं पर सुधीर सांगवान ने 1 जून को ये फ्लैट किराए पर लिया हुआ था और एक बार इनकी बेटी यशोधरा भी यहां पर आई थी, और इस वक्त यहां पर हरियाणा पुलिस की भी मौजूदगी है। अगर हम आपको दिखाएं कि उधर जहां पर मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है वो गेट है, और वहां पर हरियाणा पुलिस के जवान भी मौजूद है, और उस गेट के वहां पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि दोपहर के बाद गोवा पुलिस यहां पर आएगी। आप देखेंगे कि यहीं पर जानकारी ये मिली है कि इसी गुरुग्राम ग्रीन्स सोसाइटी से होकर के सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट वो गए थे दिल्ली एयरपोर्ट, और वहीं से उन्होंने गोवा के लिए फ्लाइट भरी थी। तो यहाँ पर जानकारी ये दे दे कि जो व्हाइट कलर की सफारी गाड़ी है, उसी सफारी गाड़ी से वो लोग यहाँ पर इस सोसाइटी में आए थे, और उसके बाद यहाँ पर गाड़ी छोड़ करके वो गए थे। तो यहाँ पर गोवा पुलिस का पहुंचना, क्योंकि अहम सुराग यहाँ से हाथ लग सकते हैं। जो फ्लैट है उसको किराए पर लिया था, अधिकतर यहाँ पर सोनाली फोगाट आती थी। हालांकि हमने RWA के अध्यक्ष से भी बात की है, उन्होंने बताया कि जब सुधीर सांगवान ने ये फ्लैट किराए पर लिया हुआ था तो उनके साथ सोनाली फोगाट मौजूद थी। तो ज्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 2.25 महीने का वक्त था जब यहाँ पर वो लोग यहाँ पर रहे थे, और आखिरी लोकेशन यही थी। उसके बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, फिर वो फ्लाइट लेते हैं। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें प्रॉपर्टी को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी ये सामने आई है कि यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति को सुधीर सांगवान लीज पर देना चाहता था। यहाँ पर 5,000 रुपए महीने की लीज पर लेना चाह रहा था, और इसके लिए उसने बाकायदा दस्तावेज भी तैयार करवाए थे। न्यूज 18 के पास ये दस्तावेज मौजूद हैं जिनके मुताबिक फार्म हाउस को महज 60,000 रुपए सालाना लीज पर दिए जाने का जिक्र था। तो बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सोनाली की हिसार वाली प्रॉपर्टी के दस्तावेजों से पता ये चला है कि सुधीर सांगवान करोड़ों का फार्म हाउस महज 5,000 रुपए महीने की लीज पर लेना चाहता था। इसके लिए उसने दस्तावेज भी तैयार कर लिए थे। तो बड़ी जानकारी की सुधीर सांगवान के मंसूबे क्या थे, क्योंकि परिवार लगातार शुरू से कह रहा है कि सुधीर सांगवान इसके पीछे है, लेकिन परिवार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सुधीर सांगवान तो सिर्फ मोहरा है। आप समझिए, यहाँ पर सोनाली फोगाट का ये जो फार्म हाउस है जहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक मौजूद है, और वो करोड़ों का फार्म हाउस है। उसकी कीमत लगभग 18 करोड़ से ऊपर की बताई जाती है। दीपक मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दीपक, करोड़ों की प्रॉपर्टी और महज 5,000 रुपए महीने की लीज पर लेना चाहता था सुधीर सांगवान, तो प्रॉपर्टी थ्योरी भी सामने आई है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और इस पूरे फार्म हाउस को कब्जाने के लिए सुधीर सांगवान ने सिर्फ लीज का एक बहाना किया था ताकि धीरे धीरे उस लीज को वो अपने उसमें कन्वर्ट कर सके, और करोड़ों की जो प्रॉपर्टी आने वाले समय में वो उसके दाम लगातार बढ़ने थे। और इसी वजह से सुधीर सांगवान ने ये बड़ी साजिश रची थी। और इसको लेकर दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो संत नगर की इस बिल्डिंग को मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आदमपुर विधानसभा है, यहाँ से सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था 2019 का, और यहीं से उसका जो पीए जो सुधीर सांगवान जिस पर मर्डर का आरोप है, वो इसी घर में पहली बार मिला था, इसी घर में ड्राइवर बनकर आया था। और यहाँ पर के जो पड़ोसी हैं उनका ये कहना है कि उन्हें धमकाया जाता था, दबंगई यहाँ पर करता था सुधीर सांगवान, किसी को भी मैडम के आसपास नहीं फटकने देता था। पड़ोसियों ने यहाँ तक कहा है कि सुधीर के लिए मैडम ने बहुत कुछ किया, यानी सोनाली फोगाट उसके लिए बहुत कुछ करती थी, बावजूद उसके ऊपर इस तरह का जो आरोप है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लोगों का ये तक कहना है कि इसकी जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। यानी लोगों को, अपने परिजनों के अलावा जो आसपास के लोग हैं, उनके घर के, उनके ससुराल के आसपास के लोग हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे केस की जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसका खुलासा होना जरूरी है। और ये एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अनगिनत है, जो सामने नहीं आई है, क्योंकि सुधीर सांगवान ही इन चीज़ों के बारे में जानता। तो फिलहाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा। जसप्रीत। बिल्कुल दीपक, और आप वहीं पर संतनगर वाले घर पर मौजूद हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं न्यूज 18 इंडिया पर कि गोवा पुलिस पहुंची है, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक मौजूद है, और घर का ताला अभी नहीं खोला गया है क्योंकि परिजनों का इंतजार हो रहा है। परिजनों की मौजूदगी में ताला खोला जाएगा और उसके बाद बड़े सबूत निकल करके सामने आ सकते हैं। जैसा कि जानकारी मिली है कि सुधीर सांगवान इसी घर पर
ज्यादा समय बिताता था और आदमपुर सीट को लेकर के तैयारियां यहीं से होती थी। सुधीर सांगवान जो सोनाली फोगाट के बेहद करीब था, परिवार का आरोप यह है कि सुधीर सांगवान ही वो शख्स है जिसने सोनाली को एक एक करके उसके परिवार के बाकी लोगों से दूर कर दिया। और यहाँ पर जो ये घर है इसमें तैयारियां होती थी, लेकिन किस तरीके से वो प्रॉपर्टी पर उसकी नजर थी और उसने फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए थे। तो अलग अलग थ्योरी पड़ते खुलती जा रही है। इस मर्डर मिस्ट्री में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। गोवा पुलिस यहाँ पर पहुंची है। गोवा पुलिस गुरुग्राम वाले फ्लैट पर भी पहुंचेगी जहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के संतनगर के घर पर पहुंची। हालांकि घर में जांच करने के लिए गोवा पुलिस ने अभी घर नहीं खोला है, क्योंकि सोनाली फोगाट के परिजनों का इंतजार है। उनकी मौजूदगी में ही घर का ताला खोला जाएगा और उसके बाद ही अंदर जांच हो पाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस घर में सुधीर सांगवान सबसे ज्यादा आता रहता था और आदमपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तैयारियां इसी घर के अंदर से की जाती थी। मेरे सहयोगी दीपक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, कितनी देर का इंतजार, और क्योंकि आप संतनगर वाले घर पर ही मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है परिवार वालों का। देखिए नहीं जसप्रीत, ताज़ा अपडेट यह है कि पुलिस जो है, गोवा पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, उनके परिजन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त घर के अंदर जो है जांच की जा रही है। जो घर है उसको दिखाया जा रहा है, क्योंकि गोवा पुलिस यहाँ पर जब पहुँची थी उस वक्त तो परिजन नहीं पहुँचे थे, जिसके बाद गोवा पुलिस थोड़ा पीछे चली गई थी। उसके बाद अब गोवा पुलिस और परिजन दोनों अंदर हैं और इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। जो संतनगर का 68 नंबर का सोनाली फोगाट का ये घर है, इस घर के अंदर जो तहकीकात की जा रही है, जो जाँच की जा रही है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या राज है। क्योंकि सोनाली फोगाट जब यहाँ पर आती थी तो चुनाव का जो माहौल था, आदमपुर जो इलाका है जहाँ पर ये संतनगर में घर है, ये पूरा चुनावी माहौल में उस समय काफ़ी मशहूर हो चुका था और इसी घर की तलाश यहाँ पर गोवा पुलिस कर रही है। क्योंकि गोवा पुलिस को यहाँ से कई सारे ऐसे एविडेंस मिल सकते हैं, कुछ ऐसी जांच की दौरान कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज हो सकता है कि यहाँ से मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अंतिम समय में सोनाली फोगाट गोवा जाने से पहले यहाँ पर भी आई थी, ये कहा जा रहा है पड़ोसियों के द्वारा। तो कुल मिला के ये एक बड़ी तफ्तीश होगी गोवा पुलिस के लिए कि यहाँ पर से उसे क्या हासिल होता है। क्योंकि संतनगर का ये वो घर है जहाँ पर से उन्होंने अपना चुनावी समर शुरू किया था। दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास, आप नजर बनाए रखिए। जी ठीक है दीपक, मैं लौटूंगी। दरअसल सोनाली का परिवार शुरू से ही सोनाली फोगाट की हत्या को लेकर के सुधीर सांगवान पर शक जाहिर कर रहा था और यहाँ पर ये नई थ्योरी सामने आई है कि प्रॉपर्टी की वजह से सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। सुधीर सांगवान ने ही सोनाली की हत्या की है, ये परिवार आरोप लगा रहा है और करोड़ों की संपत्ति हड़पने का भी आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। सोनाली केस में गोवा पुलिस की जांच तेज। पुलिस ने परिवार के बयान किए दर्ज। सोनाली का परिवार जांच से संतुष्ट नहीं। सोनाली केस की कड़ियां खोलकर मौत के राज से पर्दा उठाने के लिए गोवा पुलिस ने दिन रात एक कर रखा है। गोवा पुलिस अब हिसार पहुंच चुकी है और सोनाली की प्रॉपर्टी की जानकारी खंगाल रही है। एक ओर जहां गोवा पुलिस मौत का राज जानने में जुटी है, तो उधर सोनाली का परिवार गोवा पुलिस की जांच से असंतुष्ट नजर आ रहा है। अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो इसमें खापे एंट्री करना शुरू करेंगी, क्योंकि इंसाफ चाहिए जी इस चीज़ का। तो और अभी तक तो जो कार्रवाई हुई है उससे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है कि ये केस में कुछ मिलेगा। सोनाली की मौत का प्रॉपर्टी कनेक्शन, 18 करोड़ के फार्म हाउस की वजह से गई जान। क्या प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था सुधीर? गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस पर उनकी बेटी के साथ पहुंची थी और बेटी के सामने फार्म हाउस को खुलवाया गया था। इस दौरान परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए थे। इस बीच सोनाली फोगाट केस में प्रॉपर्टी के एंगल की भी एंट्री हो गई। सुधीर सांगवान के ऊपर जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में किया है, तो उसी तरह से आप ऊपर की तस्वीरें में आपको दिखाना चाहूंगा। ये प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की है, क्योंकि ये फार्म हाउस काफी बड़ा है। तो उधर सोनाली के रिश्तेदारों ने भी हत्या में आरोपी सुधीर सांगवान पर बड़े आरोप लगाए हैं। सोनाली के रिश्तेदार अमन पुनिया का आरोप है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली के 6 एकड़ के फार्म हाउस के फर्जी दस्तावेज बनाए ताकि उसे अपने नाम करा सके।
ये प्रॉपर्टी लीज पे सुधीर सांगवान अपने नाम करा रहा था, सालाना पर 60,000 रुपये के ऊपर। ये सोनाली जी की हिसार फार्म हाउस है, डंडूर गांव के अंदर, 6 एकड़ की बात कर रहा हूँ। सोनाली का परिवार शुरू से ही उनके पीए सुधीर सांगवान पर हत्या का आरोप लगा रहा है। ऐसे में अब गोवा पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर सुधीर सांगवान की कुंडली खंगाल रही है, ताकि मौत के पीछे की गुत्थी सुलझाई जा सके। तो सोनाली के परिवार ने सुधीर सांगवान पर ही हत्या का आरोप लगाया है। अब न्यूज़ 18 इंडिया आपको वो प्रॉपर्टी हिसार की दिखाएगा। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट ग्राउंड जीरो पर थे और जायजा लिया है, जिस पर परिवार ये कह रहा है कि इसी प्रॉपर्टी को हड़पने की साजिश सुधीर सांगवान की तरफ से रची गई और इसके लिए सोनाली फोगाट की हत्या कर दी गई। न्यूज़ 18 इंडिया पहली बार आपको दिखाएगा सोनाली फोगाट के उस महल की तस्वीरें जिसे उसने सपनों सरीखा बनाया था। जी हाँ, ये देखिए, ये तस्वीर आप दिखाई जो आपको दे रही है, ये वो महल की तरह बनाया गया था जो उसने अपने फार्म हाउस के अंदर बनाया था। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर सोनाली फोगाट हमेशा जब भी इस फार्म हाउस में आती थी तो यहाँ रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये बहुत अंदर तक जो काफ़ी बड़ा एरिया में है और यही कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी का लालच खास तौर से सुधीर सांगवान के ऊपर जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में किया है, तो उसी तरह से आप ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की है, क्योंकि ये फार्म हाउस काफ़ी बड़ा है। और इसकी तस्वीरें आप ये देखिए, ये इसके ठीक ऊपर एक मंजिल और है, क्योंकि सोनाली फोगाट यहाँ पर अक्सर आकर यहाँ से अपने फार्म को निहारती थी। और यहाँ पर भी आपको ताला दिखाई देगा। देखिए, ये एक आलीशान कमरे इसके अंदर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह पर ताला लगा हुआ है। सुधीर सांगवान के साथ सोनाली फोगाट कब आखिरी बार यहाँ पर आई थी, इसके बारे में जानकारी परिवार से जुटाई जा रही है। लेकिन ये जो पूरा आपको एक महल सरीखा जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से वो अपने फार्म हाउस को देखती थी। देखिए, पूरा फार्म हाउस जो है तकरीबन कई एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट यहाँ पर जब भी आती थी और उसने यहाँ पर इसलिए इस फार्म को खरीदा था ताकि वो अपनी रिहाइश यहाँ पर बना सके, यहाँ पर अपने अच्छे पलों को बिता सके। और इसी वजह से करोड़ों की इस प्रॉपर्टी में सुधीर सांगवान की नज़र थी और सुधीर सांगवान चाहता था कि इस प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा हो जाए। और इसीलिए उसने इस पूरे फार्म को भी हथियाने के लिए एक लंबी साजिश रची, बड़ी साजिश रची। इसके अलावा जितने भी घर थे उनको कब्जाने के लिए साजिश रची गई। फिलहाल परिवार के इन आरोपों की जांच गोवा पुलिस भी कर रही है और साथ ही डीवीआर के इस पूरे मसले पर जो जांच है वो हिसार पुलिस भी कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है सोनाली फोगाट के फार्म हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर कई सारे हट बने हैं, लेकिन अब ताला जड़ा हुआ है। आरोप यह है कि इसी फार्म हाउस को हड़पना चाहता था सुधीर सांगवान। ये वही करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसके लालच में आकर सुधीर सांगवान अंधा बन बैठा। उसने एक ऐसी प्लानिंग करी ताकि धीरे धीरे ड्रग्स की डोज देते देते वो एक दिन ऐसे ओवरडोज सोनाली फोगाट को दे देगा जो आगे जाकर उसकी मौत का कारण बनेगी। मैं उसी प्रॉपर्टी पर हूं जिस प्रॉपर्टी की जांच के लिए गोवा पुलिस आई है। आप देखेंगे यहाँ पर आलीशान ये इलाका है, आलीशान इसमें बनाए गए वो कमरे हैं और ये इस तरह के हट यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हट यहाँ पर बनाए गए हैं। और इन्हीं हट का लालच और इस प्रॉपर्टी का लालच सुधीर सांगवान को था, क्योंकि सुधीर सांगवान चाहता था कि इस पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर वो अपने में कर लेगा, ताकि सोनाली फोगाट उसको इस तरह से तो सीधे सीधे नहीं दे सकती थी, क्योंकि सोनाली फोगाट के परिजन भी समझ चुके थे कि वो इस प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहता है। करोड़ों एकड़ की जमीन पर ये पूरा फार्म हाउस बना हुआ है और इस फार्म हाउस के जो कमरे हैं वो बेहद आलीशान हैं। जो हट बनाए गए हैं वो बेहतरीन नक्काशी में बनाए गए हैं और इस प्रॉपर्टी को सुधीर सांगवान कब्जाना चाहता था। लेकिन ये भी सच है कि इस प्रॉपर्टी के अलावा कई ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी संत नगर में बिल्डिंग हो या फिर दूसरे प्लॉट्स हो, क्योंकि इन सब प्रॉपर्टी की जानकारी सिर्फ सुधीर सांगवान को थी और सुधीर सांगवान के अलावा उनके परिजनों को भी इन प्रॉपर्टियों के बारे में पता नहीं है, जिसकी जांच करने के लिए जो परिजन है वो भी गोवा पुलिस से सिफारिश करेगी कि आखिर सुधीर सांगवान ही जानता है कि कितनी प्रॉपर्टी उसके पास थी। तो इसलिए वो इस लालच में इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकता है। तो ग्राउंड जीरो से इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जो है गोवा पुलिस कर रही है, लेकिन सोनाली मर्डर केस की जांच गोवा पुलिस प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से भी कर रही है। सोनाली केस में अब नई जानकारी सामने आई है जिसके मुताबिक
सोनाली की हरियाणा में अलग अलग जगह प्रॉपर्टी थी। सोनाली की हरियाणा के हिसार में 6 एकड़ जमीन थी जिस पर फार्म हाउस था, बंगला और एक वेयर हाउस बनाया गया था। हरियाणा में हिसार के संत नगर में आलीशान कोठी थी, तो वहीं गुरुग्राम में सोनाली फोगाट का एक फ्लैट भी था। अब जानकारी ये सामने आई है कि सुधीर सांगवान हिसार के फार्म हाउस की लीज के पेपर तैयार करवा चुका था। बताया ये भी जा रहा है कि सुधीर ने हिसार तहसील दफ्तर से लीज के लिए टोकन भी ले लिए थे, लेकिन 3 बार सोनाली हिसार तहसील दफ्तर नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से लीज फाइनल नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि गोवा पुलिस हिसार के बाद गुरुग्राम पहुंच सकती है जांच के लिए, क्योंकि गुरुग्राम ग्रीन्स नाम की सोसाइटी में सुधीर सांगवान ने फ्लैट किराए पर लिया हुआ था और इसी फ्लैट में अधिकतर सोनाली फोगाट आया करती थी। एक बार उनकी बेटी भी यहां पर आई थी और आखिरी लोकेशन उनकी यहीं पर थी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुरुग्राम ग्रीन्स सोसाइटी के बाहर और मैं आपको बताऊं कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने यहीं पर फ्लैट किराए पर लिया हुआ था और जब वो गोवा जा रहे थे तो इसी फ्लैट से होकर के वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्होंने गोवा के लिए फ्लाइट ली थी। यहाँ पर टावर नंबर 4 में 901 फ्लैट नंबर है, जहां पर गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी वक्त पहुंच सकती है। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान मौजूद हैं जो पूरा सहयोग करेंगे गोवा पुलिस को। और ऐसे में जानकारी ये मिली है कि दोपहर के बाद हिसार से गोवा पुलिस यहां पर पहुंचेगी और कई सारे राज बेपर्दा होने की उम्मीद है, क्योंकि आखिरी लोकेशन हम कहें कि इसी फ्लैट में सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान रुके हुए थे। और जानकारी ये भी मिली है कि अक्सर सोनाली फोगाट यहां पर आया करती थी और आरडब्ल्यू की तरफ से ये बताया गया है कि जब ये फ्लैट किराए पर लिया था तो भी सुधीर सांगवान के साथ सोनाली फोगाट मौजूद थी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट संदीप फोगाट। संदीप जी, सुधीर सांगवान का ये फ्लैट बताया जाता है 901, आप ये बताइए कि कब उन्होंने यहाँ पर ये किराए पर लिया हुआ था? ये मैम सुधीर सांगवान ने किराए पर लिया था जून में, 1 जून 2022 से, और ये लगभग 2-2.5 महीने हुए उनको यहाँ, तो 2-2.5 महीने से वो यहाँ किराए पे थे। 2-2.5 महीने से किराए पर थे। ये भी जानकारी मिली है कि जिस वक्त फ्लैट लिया था सोनाली फोगाट उनके साथ मौजूद थी, और क्या उन्होंने सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया था उस वक्त? तो सोनाली जी आई थी देखने के लिए फ्लैट में, लेकिन पत्नी तो यहाँ उसने नहीं बताया, क्योंकि उनका स्टाफ भी आता था साथ में, उनका पीएसओ भी था और ड्राइवर भी था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ पत्नी वाला तो नहीं बताया, बट फैमिली डिटेल्स में उसने, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट जो है वो सुधीर सांगवान के नाम पे है, तो उसमें तो सुधीर का ही नाम है, सोनाली का नाम नहीं है। वो अक्सर यहाँ पर आया करती थी और जब गोवा जा रहे थे यहीं से उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट गए थे, फ्लाइट पकड़ी थी। जी मैम, सुनने में ये है कि वो यहीं से आके कुछ सामान खरीदा उन्होंने बाजार से और फिर वो यहाँ से अपनी गाड़ी खड़ी करके एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। तो उनकी बेटी के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? बेटी उनकी मैम शायद एक बार यहाँ छुट्टियाँ थी तो कुछ दिन शायद यहाँ रह के गई है, 3-4 दिन सोनाली के साथ में, तो क्योंकि वो छुट्टियाँ थी स्कूल की, तो यहाँ पे एक बार 3-4 दिन के लिए शायद वो ऐसे सुनने में आया कि वो रह के गई है। बाकी ज़्यादा उनका मिलना जुलना था नहीं लोगों से, क्योंकि सिर्फ 2-2.5 महीने में, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था उनको, तो वो रेगुलर भी यहाँ नहीं रहते थे, कभी हफ्ते या 10 दिन के अंदर वो यहाँ पे आ जाते थे जब उनको यहाँ दिल्ली विल्ली। कितने दिन के लिए आना होता था? मोस्टली वो 2-3 दिन के लिए आते थे, ज़्यादा तो नहीं आई वो, मेरे ख्याल 3-4 बार ही आई हैं। सुधीर यहाँ ज़्यादा रहता था। तो देखिए, लगातार यहाँ पर तथ्य खंगाले जा रहे हैं, लेकिन गोवा पुलिस हरियाणा पहुंच गई है और एक एक तथ्य को खंगाल रही है। लगातार जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोवा पुलिस की जांच के दायरे में हिसार का फार्म हाउस भी है, जिसको लेकर परिवार वालों का आरोप है कि सुधीर सांगवान की नजर इस पर बनी हुई थी। अब देखिए, हम आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल किस किस एंगल से कहां पर गोवा पुलिस की नजर बनी हुई है, जांच के दायरे में क्या कुछ है। हिसार का फार्म हाउस है जिसको लेकर लगातार अब जो है प्रॉपर्टी एंगल सामने आ रहा है। गुरुग्राम का फ्लैट है, ये भी सामने आ रहा है कि सुधीर सांगवान ने इसे भी अपने नाम कर दिया है। और क्लीजर क्लब गोवा में आखिर हुआ क्या, आखिर जिस हार्ट अटैक की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो है लगातार यहाँ पर नए एंगल सामने आ रहे हैं और प्रॉपर्टी के एंगल पर भी गोवा पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है। इस फार्म हाउस के आपको बता दें कि हिसार का जो फार्म हाउस है, यहाँ पर सीसीटीवी डीवीआर को लेकर भागने का आरोप यहाँ पर जो काम कर रहा था शिवम, उस पर लगा है, जिसे पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। वहीं गुरुग्राम का फ्लैट भी जांच के दायरे में है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सुधीर सांगवान ने इसे अपने नाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि फ्लैट सोनाली और सुधीर ने मिलकर लिया था और गोवा जाने से पहले आखिरी बार सुधीर और सोनाली इस फ्लैट में पहुंचे भी थे। इसके साथ ही गोवा का क्लीज क्लब भी जांच के दायरे पर है और लगातार अब जो है नए एंगल से, यानी कि जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे और इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है।
सोनाली फोगाट मौत मामले की जांच लगातार जारी है। अब इस मामले में एक नए शख्स की एंट्री हुई है, मनदीप जो सोनाली का पीएसओ था। उसने 21 अगस्त की जो कहानी बताई, उसने इस मर्डर मिस्ट्री को और ज्यादा गहरा दिया है। गुरुग्राम में सोनाली के साथ क्या हुआ? अचानक क्यों बना सोनाली का गोवा जाने का प्लान? बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मामले में अब तक 2 किरदार सामने आए, जो 22 अगस्त वाले दिन गोवा में सोनाली फोगाट के साथ मौजूद थे और 23 अगस्त की सुबह जब सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई, उस वक्त भी वो सोनाली के साथ ही मौजूद थे। सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर। लेकिन सोनाली फोगाट की लाइमलाइट वाली लाइफ में एक शख्स और है जो हरदम उनके साथ साए की तरह रहता था। सोनाली गुरुग्राम में हो या फिर दिल्ली, वो कहीं भी जाती थी, वो शख्स हरदम सोनाली फोगाट के साथ नजर आता था। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की फैन फॉलोइंग थी। वो नेता के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। ऐसे में सोनाली फोगाट का एक पूरा स्टाफ था जो हमेशा उनके साथ रहता था, जिसमें उनका पीए सुधीर सांगवान, स्टाफ मेंबर सुखविंदर और एक पीएसओ मनदीप था। 22 अगस्त को कहां था पीएसओ मनदीप? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सोनाली फोगाट के परिवार के साथ साथ सोनाली की जिंदगी से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच सोनाली फोगाट के पीएसओ ने 21 अगस्त की कहानी बताई कि कैसे एक प्रोग्राम से लौटने के बाद उसे जाने के लिए कह दिया गया था। मैं 20 तारीख को गए थे मैडम के साथ, मैं सुधीर और मैडम जी, और 20 तारीख को वहाँ पलवल प्रोग्राम करके 21 की रात को हम वहाँ पहुँच गए थे जी। और 21 को शाम को 5:30 बजे के लगभग मैं वहाँ से चल पड़ा था फ्लैट से वापस, और मेरे को वहाँ से फ्री कर दिया था जी। पीएसओ मनदीप ने बताया कि 23 अगस्त की सुबह उसको सोनाली फोगाट की मौत की खबर मिली थी। लेकिन इस बीच कई सवाल खड़े होते हैं। किसके इशारे पर पीएसओ को छुट्टी दी गई? कौन था जिसे मनदीप की मौजूदगी अखर रही थी? क्या 20 अगस्त से पहले ही बना ली थी प्लानिंग? सोनाली के गोवा जाने की जानकारी किसी को क्यों नहीं थी? क्या साजिश के तहत सोनाली को गोवा ले जाया गया? परिवार वालों ने बताया था कि सोनाली से उनकी रोज बात होती थी, जिसमें वो अपने प्रोग्राम के बारे में बताती थी, लेकिन उनके गोवा टूर की जानकारी किसी को नहीं थी। इसके बारे में सिर्फ सुधीर सांगवान और फिर सुखविंदर जानते थे, या फिर खुद सोनाली फोगाट। परिवार वालों ने बताया था कि गोवा में कोई प्रोग्राम या फिर शूट नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हर वक्त साथ रहने वाले पीएसओ मनदीप को छुट्टी देकर जल्दबाजी में गोवा जाना पड़ा? सुधीर सांगवान ने दी सोनाली की मौत की खबर। 23 अगस्त की सुबह सोनाली फोगाट के भाई के पास सुधीर सांगवान का फोन आया था और उसने ही सोनाली की मौत की खबर दी थी, जिसके बाद सुधीर सांगवान ने फोन उठाना बंद कर दिया था। सुबह का टाइम था, जैसे मेरी तबीयत खराब थी 5-7 दिन से, तो मेरे को ये नहीं पता सुबह के शाम जैसे फ़ोन आता है सुधीर सांगवान का मेरे फ़ोन पे। मैंने देखा फ़ोन आ रहा है, मैंने उठाया, हेलो, तो उन्होंने बोला जी सोनाली जी का हार्ट अटैक हो गया और वो अब नहीं रही। बस ये बात कही मैंने, फिर फ़ोन कट हो गया। यानी जिस बार सोनाली गुरुग्राम से गोवा जा रही थी, पार्टी में एंजॉय कर रही थी, तबीयत खराब होने पर लड़खड़ा रही थी, और जब उन्होंने आखिरी सांस ली, हर तक सोनाली फोगाट के साथ सिर्फ सुधीर सांगवान और सुखविंदर मौजूद थे। ऐसे में गोवा पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और अब सुधीर सांगवान की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। तो सोनाली फोगाट मामले में हत्या की साजिश की सुई उनके पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर सांगवान के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि 17 अगस्त को सुधीर सांगवान ने कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में रुकवाया था। इसके बाद 21 अगस्त को सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट के बॉडीगार्ड मनदीप को छुट्टी दे दी थी। 23 अगस्त को गोवा से सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आई और उससे पहले 23 अगस्त को ही कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम फार्म हाउस के सीसीटीवी की डीवीआर और लैपटॉप लेकर फरार हो गया था। बाढ़ प्रभावी गांव जो बताया जा रहा है तकरीबन 130 के आसपास है। लोगों के लिए परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं।
तो सितंबर में सैलाब का सितम। जी हां, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नदियों में उफान की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जान आफत में आ गई है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गांव से लेकर खेत खलियान और घाट पानी में डूब गए हैं। इतना ही नहीं, घाट के किनारे बने मंदिर भी सैलाब की जद में हैं। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से कई लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पड़ रहे हैं, तो कई लोगों का बाढ़ में सब कुछ तबाह हो चुका है। मध्य प्रदेश के कटनी में तो उफनती नदी को पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। जरा सी चूक और पानी का तेज बहाव इन लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है, लेकिन बावजूद इसके जरूरी काम के लिए लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। तो बिहार के कई जिलों में नदियों का पानी कहर बरपा रहा है। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सैलाब में घाट डूब गए हैं। जिले के गांव का संपर्क रास्तों से टूट गया है और आप देखिए कि कितनी मुश्किल से यहाँ पर लोग जो हैं पानी के बीचों बीच रास्ते पार करते हुए नजर आ रहे हैं। नदियां उफान पर है और जान आफत में नजर आ रही है। और आपको बता दें, इसकी वजह से भागलपुर के कई गांव सैलाब में डूब गए हैं। लोग अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कोई नाव के सहारे तो कोई बच्चों को कंधे पर बिठाकर सैलाब को पार करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आलम यह है कि लोग घरों के आगे मचान बनाकर रह रहे हैं। तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो यहां पर कभी सड़क थी ही नहीं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में आसमानी आफत ने किस कदर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, देखिए खास रिपोर्ट। सितंबर में सैलाब का सितम, लहरों से जिंदगी की जंग। सैलाब का दरिया है और डूब कर जाना है। ये मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें हैं, जहां सैलाब के बीच अब लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि बरसात के मौसम में कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। सैलाब के बीच कंधे पर साइकिल लादने की ये मजबूरी अब तक कई हादसों को दावत दे चुकी है, लेकिन पुल के इंतजार में लोगों के पास इस तरह नदी पार करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। 10 साल हो गया सर, इसका कोई इंतजाम नहीं हुआ है। हम अपने परिवार बाल बच्चे इसी प्रकार से हम नदी आर पार करते हैं। सैलाब लेकर आए सितंबर की ये दूसरी तस्वीर बिहार के मुंगेर की है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। गंगा का पानी निचले इलाकों के अलावा अब रिहायशी इलाकों में अपना ठिकाना बना रहा है। लोगों के घर, मकान सब पानी की जद में आ गए। बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया, जिसके बाद यहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोग पलायन को मजबूर हो गए। बाढ़ से खेत खलिहान सब बर्बाद हो गए। फसलों को पूरी तरह पानी ने अपने आगोश में ले लिया। पशुओं के लिए चारे के लाले पड़ गए और जो कुछ बचा उसे लाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वीडियो डीएम कोई नहीं आ रहा है। ये पानी खाने से भी मजबूर है, ना घर में कोई व्यवस्था है रहने का, ना खाने का है, ना बैठने का। सैलाब के बीच लोगों को हर रोज कैसे मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। सैलाब के बीच किनारा थामी इस गाय का बोट से रेस्क्यू शुरू हुआ, लेकिन आफत के बीच इस गाय को सुरक्षित निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। गाय बिदक गई और फिर सैलाब के बीच से ही इसे रस्सी के सहारे किसी तरह बाहर निकाला गया। बिहार में इस साल औसत से कम बारिश हुई है। बावजूद नदियों में आया तूफान अब सैलाब के सितम की भरपाई कर रहा है। ये बिहार के भागलपुर की तस्वीरें हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर के आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। गर्दन तक पानी में डूबे लोग अब किसी तरह जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आने जाने के लिए सिर्फ नाव सहारा बची है। सबसे ज्यादा हालात खराब बगडेर के हैं। लोगों के घरों में 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। ग्रामीण अपने अपने घरों के आगे या पास में मचान बनाकर रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे खतरा भी है। अगर पानी का तेज बहाव आता है तो कई बार मचान गिर जाती है।
अब जरा खगड़िया का भी हाल देख लीजिए। खगड़िया में गंगा तबाही मचा रही है। कई गांव गंगा में समा चुके हैं और अब लोग अपने परिवार और मवेशियों के साथ अपना अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। गंगा की भेंट कई घर चढ़ चुके हैं, तो वहीं गांव में बनी इमारतों को गंगा के पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर विधानसभा के बाहर और अंदर बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया है। विधानसभा के अंदर भी बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। कुछ बीजेपी नेता विधानसभा के अंदर प्ले कार्ड लहराते हुए भी नजर आए, जिसके बाद पहले विजेंद्र गुप्ता और फिर अभय वर्मा और मोहन बिष्ट को भी पूरे दिन के लिए सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद नाराज बीजेपी नेताओं ने विधानसभा के बाहर भी जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंक दिया। तो दिल्ली विधानसभा के बाहर और अंदर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिसोदिया, मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आबकारी नीति को लेकर, स्कूलों को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर आई है। और देखिए आप तस्वीरों में आपके विरोध में यह हंगामा किया गया है, पुतला भी फूंका गया है। तो दिल्ली विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और इस बीच विधानसभा के अंदर भी हंगामा हुआ और बाहर की ये तस्वीरें। जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ। दिल्ली विधानसभा ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां अंदर फिलहाल सेशन चल रहा है और बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी ने यहाँ पर एक फ्लैश प्रोटेस्ट किया, जहां पर फिलहाल पुतला दहन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का ये पुतला है, जिसको फिलहाल यहाँ पर जलाया जा रहा है। साफ तौर पर जो बीजेपी के प्रोटेस्टर्स यहाँ पर हैं, उनका कहना है कि जो लिकर पॉलिसी है और जो लगातार ये लोग क्लासरूम घोटाले की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही इनका ये भी कहना है कि 5 दिन हो गए हैं विधानसभा का सेशन चलते हुए, एक भी दिन यूजफुल नहीं रहा है। ऐसे में लोगों की पैसे की बर्बादी है। पर मेनली अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को लेकर ये प्रदर्शन है। फिलहाल भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि विधानसभा के मेन गेट से इनको थोड़ा दूर कर दिया गया है, लेकिन बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बाहर फिलहाल ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ तमाम आप प्रोटेस्टर्स को देख रहे हैं जो नारेबाजी लगातार करते आ रहे हैं। और यहाँ आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि ये तमाम लोग जो थे, ये बैरिकेड चढ़कर गेट तक पहुंच गए थे। वहां पर इनको पुलिस ने रोका है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में फिलहाल हालात बने हुए हैं और जो लगातार हम बात कर रहे हैं वहां उसको लेकर इनका कहना है कि आबकारी नीति हो, लेकर पॉलिसी हो या शिक्षा क्लासरूम घोटाले की बात हो, दोनों ही मुद्दों पे मनीष सिसोदिया जुड़े हुए हैं, क्योंकि वही एक्साइज मिनिस्टर भी थे और वही एजुकेशन मिनिस्टर भी है। तो ऐसे में इनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार बीजेपी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। साथ ही अंदर का भी एक अपडेट आपको दे तो जो दिल्ली बीजेपी के विधायक हैं, उनमें से विजेंद्र गुप्ता को सेशन के लिए आउट कर दिया गया है। तो ये भी नाराजगी का कारण है कि विपक्ष जो है, ऑपोजिशन जो है, वो अंदर भी नहीं बोल पा रहा है। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। एक जगह तो आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त फायरिंग होती नजर आई कि जान बचाने के लिए लोग सड़क पर ही लेट गए। उधर दिल्ली में आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का हंगामा जारी है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास जमकर प्रदर्शन किया और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए। हालांकि आगे दूसरी बैरिकेडिंग भी की गई थी, जहां पर उन्हें रोक दिया गया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में प्रदर्शनकारी काफी देर तक सड़क पर जोरदार हंगामा करते रहे। रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर आबकारी नीति के अलावा दूसरी योजनाओं में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हर स्टेज पर 1 साल इनको काम करने दिया गया था और इन्होंने दबा के भ्रष्टाचार किया। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति की आड़ में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही है और यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उधर चेचनिया में रमजान कादिरोव का विरोध करने वाले वहां के सैकड़ों लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस ली।
चेचन लड़ाकों ने जंग में उतरने से पहले जमकर अभ्यास किया ताकि रूसी सेना और रमजान कादिरोव के लड़ाकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पुतिन की सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुके चेचन लड़ाकों ने कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ली। यही नहीं, दुश्मन को कैसे मात देनी है इसके लिए भी उन्होंने जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने का अभ्यास किया। ज़ेलेंस्की की फौज को समर्थन देने वाले चेचन लड़ाकों ने ड्रोन से दुश्मन पर हमला करने की भी ट्रेनिंग ली। जो वीडियो सामने आया उसमें एक चेचन लड़ाका टारगेट को तबाह करने के लिए ड्रोन को उड़ाता दिखाई दिया। मतलब ये कि यूक्रेन जंग में उतरने से पहले और पुतिन की सेना से लोहा लेने के लिए चेचन लड़ाकों ने जमकर पसीना बहाया। बताया जा रहा है कि चेचनिया की ये लड़ाके यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि जंग में यूक्रेन की सेना पर कहर बरपाने वाले रमजान कादिरोव के लड़ाकों से ये सीधा मुकाबला करेंगे। असल में कादिरोव के लड़ाके जंग की शुरुआत से रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। रूस इन्हीं लड़ाकों की मदद से अब तक यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर पाया है। कादिरोव के लड़ाके अब भी पुतिन के लिए जंग में पूरी ताकत के साथ यूक्रेन की सेना पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अब जब कादिरोव के लड़ाकों के खिलाफ चेचन लड़ाके उतरने जा रहे हैं तो पुतिन भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक रूस के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लग सका है। खबर है कि जंग लंबी खिंचने से न सिर्फ रूस के सैनिक पस्त हो चुके हैं, बल्कि कादिरोव के लड़ाके भी ऊब गए। लेकिन उनकी चिंता अब और बढ़ गई, क्योंकि कादिरोव को अपना दुश्मन मानने वाले चेचन लड़ाके उनसे सीधे भिड़ेंगे, जिसमें उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि चेचन लड़ाकों की क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे हराया जा सकता है, इन लड़ाकों को बखूबी पता है। खबर है कि चेचनिया के इन लड़ाकों के यूक्रेन के सैनिकों का साथ देने से कादिरोव के लड़ाके बुरी तरह भड़के हुए हैं, क्योंकि पहले से यूक्रेन की सेना उन पर हाइमार्स जैसे खतरनाक रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिनमें उन्हें अपने साथियों को खोना पड़ रहा है। उधर एलएसी पर भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने की खबर है। चीन की सेना ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो भारतीय फौज को उकसाने वाली हैं, वो भी तब जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। लेकिन फिर भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय फौज को उकसाने वाली हरकत की है। एक तरफ दोनों देशों की फौज के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के 16 राउंड हो चुके हैं, दूसरी तरफ चीन ने माहौल बिगाड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस बार विवाद पूर्वी लद्दाख के डेमचौक इलाके में हुआ। ये जगह भारत की है, जिस पर हमेशा से भारत का कब्जा रहा है। लेकिन 21 अगस्त को जब लद्दाख के कुछ चरवाहे वहां अपने जानवरों के साथ पहुंचे तो चीन के सैनिकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और उस जगह पर अपना कब्जा होने का दावा कर दिया। चीनी पीएलए ने भारतीय चरवाहों को पशु चराने से रोक दिया। हालांकि भारतीय सेना ने इस मसले को साथ के साथ स्थानीय स्तर पर ही। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। महाराष्ट्र के पिंपरी में हादसा हुआ है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 5वीं मंजिल से गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस तस्वीर को आप देखिए। नशे में दरअसल ये उतरने की कोशिश कर रहा था जब ये हादसा हो गया। महाराष्ट्र के पिंपरी की ये तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से 5वीं मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत इस शख्स की हो गई। और बताया जा रहा है कि यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि ये शख्स उस वक्त नशे में था जब इसका संतुलन कुछ इस तरह से बिगड़ा कि ये सीधे 5वीं मंजिल से नीचे आ गिरा, जहां इसने दम तोड़ दिया। पिंपरी चिंचवड़ की ये तस्वीर है, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। दर्दनाक हादसा। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। के आसपास की कई इमारतें पहले ही बह चुकी थीं। रिहायशी इलाकों में घुसे पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी इमारत को उसने देखते ही देखते मलबे में बदल दिया। और बाढ़ की कुछ ऐसी ही विनाश लीला पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनका सब कुछ कुदरत ने छीन लिया है और इस आफत का कोई अंत तक नहीं दिख रहा। खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आने से वहां बेहिसाब तबाही हुई। सड़क पर बनी कुछ दुकानों का पिछला हिस्सा पानी में झुकता हुआ दिखने लगा। अगले ही पल पूरी इमारत पानी में डूब गई। एक साथ 3 दुकानें मलबा बनकर पानी के साथ बहने लगी और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। पाकिस्तान की बाढ़ के कुछ वीडियो इंटरनेट पर भी डाले गए जो तेजी से वायरल हो गए। उनमें एक वीडियो एक हाई टेंशन तारों के टावर के बहने का भी है। लोहे का मजबूत टावर जहां खड़ा था, जमीन के उस टुकड़े को लहरों ने अपने कब्जे में ले लिया था। धीरे धीरे टावर हिलता हुआ दिखने लगा। टावर से बंधी हुई तारें उसे रोकने की कोशिश करती दिखी, लेकिन कुछ ही पलों में पूरा टावर पानी के साथ बह गया। ऐसी घटनाओं की वजह से पाकिस्तान के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई भी ठप है।
ऊपर से ऐसी जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाने मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि पानी का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा, इसीलिए नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। अब तक मानसून और बाढ़ की वजह से 1136 लोगों की मौत की खबर है पाकिस्तान में। यह पिछले कुछ हफ्तों में बाढ़ की वजह से पूरे पाकिस्तान में हुई मौत का आंकड़ा है, लेकिन 75 लोगों की जान तो केवल बीते 24 घंटों में ही जाने की खबर है, जबकि रोजाना यह आंकड़ा पहले से बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां 3451 किलोमीटर सड़कें बाढ़ में बह चुकी हैं। 149 पुल ऐसे बताए जा रहे हैं जो बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनका अब नामो निशान तक बाकी नहीं है। करीब 9.5 लाख मकान ऐसे हैं जिन्हें शहरों में घुसा सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 7वां हिस्सा यानी मध्य प्रदेश में नदियों में उफान है, जिसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर नजर आते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी की है, जहां उफनती नदी में हाथों में साइकिल उठाकर 2 लोग परिवार के साथ नदी पार करते हुए नजर आए। तस्वीर देखिए किस तरह से सितुरी और आसपास के गांव वाले रोज इसी तरह से जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव के बीच मोटरसाइकिल से सड़क पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो आदमी मोटरसाइकिल समेत बहकर नाले के किनारे जा पहुंचा। इस घटना को देख वहां अफरा तफरी मच गई और लोग उसकी जान बचाने के लिए बहते सैलाब में कूद गए और वक्त रहते उसे बाहर निकाल लिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार